नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की, एक ऐसे कंपनी की, एक्चुअली एक ऐसे इंसान की जिसने स्वदेशी के नाम पे, योग के नाम पे करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बनाई। ना सिर्फ जगह बनाई दिलों में, बल्कि उनकी जेबों को भी खाली किया, करोड़ों अरबों की कमाई की। हम बात कर रहे हैं रामदेव की और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की। खबर ये आ रही है कि उत्तराखंड में पतंजलि गाय के घी का सैंपल सरकारी जांच में एक बार नहीं कई बार फेल हुआ है, जिसके बाद एक अदालत ने कंपनी पे भारी जुर्माना लगाया है। ये घटना इसलिए अहम हो जाती है कि पतंजलि का जो भी प्रोडक्ट बिकता है, जो भी कंज्यूमर उसको यूज करता है, उसके पीछे बहुत बड़े धार्मिक मार्केटिंग का रोल है। बहुत बड़ा विश्वास इसलिए आता है क्योंकि रामदेव को धर्म से, योगा से, स्वदेशी चीज़ों से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन इस चक्कर में जो फूड की क्वालिटी है, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो कहीं पीछे छूट जाता है। धर्म से व्यापार कैसे होता है, उसका केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा, सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल है तो वो पतंजलि है। और पतंजलि आज से विवाद में नहीं है, ना केवल एक प्रोडक्ट के लिए विवाद में है। लेकिन आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं, पहले हम उसको समझते हैं। देखिए, उत्तराखंड के पिथौरगढ़ जिले में जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो अपनी रूटीन चेकअप कर रहा था। मामला 2020 का है। हुआ ये कि अक्टूबर 2020 को खाद्य विभाग की एक टीम ने पिथौरागढ़ के डीडी हाट स्थित एक कासनी नामक स्टोर पे पतंजलि गाय का जो घी था वहां पे बिक रहा था, उसको सैंपल के रूप में लिया। और ये सब कुछ किया गया फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर आर के शर्मा के नेतृत्व में। इसके बाद इस सैंपल को तुरंत स्टेट फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी रुद्रापुर में परीक्षण के लिए भेजा गया और लैब ने निष्कर्ष निकाला कि ये घी का सैंपल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI द्वारा जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं उसके अनुरूप नहीं है। ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का इसको घोषित किया गया। अब ये पहला झटका था पतंजलि के लिए, लेकिन इसमें सुधार करने की बजाय पतंजलि ने इस रिपोर्ट को ही स्वीकार नहीं किया, इसको खारिज कर दिया। और पतंजलि आयुर्वेद ने अपनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए इस रिपोर्ट को चुनौती भी दी। कंपनी ने 15 अक्टूबर 2021 को, यानी कि ये जब पहली जांच हुई थी उसके एक साल बाद, दोबारा जांच की मांग की और इसके लिए 5,000 की फीस भी जमा की। इस बार सैंपल को गाजियाबाद में स्थित सेंट्रल फूड लेबोरेटरी में भेजा गया, जो देश की सबसे विश्वसनीय लैब्स में से एक है। 16 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई जांच के बाद 17 फरवरी 2022 को केंद्रीय लैब ने फिर से वही निष्कर्ष दिया और पतंजलि के घी के जो नॉर्मल मानक हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है, उससे नीचे पाया। फिर इस रिपोर्ट को अदालत में पेश की गई। इसके बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। लंबी इसलिए चली क्योंकि पीछे बाबा रामदेव खड़े थे। कोई दूसरी कंपनी होती तो शायद उस पर बहुत बड़ा एक्शन भी सरकार ने ले लिया होता। लेकिन पतंजलि और उत्तराखंड सरकार के रिश्ते कितने अच्छे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए जाहिर सी बात है कि जनता की फूड सिक्योरिटी से ज्यादा जरूरी रामदेव या पतंजलि की रेपुटेशन थी। लेकिन फाइनली न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने अब अपना अंतिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड को 1 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि ब्रह्म एजेंसी, उस पे 25,000 रुपए और जो करण जनरल स्टोर यानी कि जो रिटेलर था, उस पे 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अब आप खुद सोच के देखो, 1348 दिन का ये कानूनी सफर चला है, तब जाके फैसला आया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। यानी 4 साल तक उस सब स्टैंडर्ड घी को मार्केट में डंके की चोट पे बिकने दिया गया और अब जो अरबों खरबों की पतंजलि की कंपनी है, उस पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इतनी बड़ी रकम आखिर लेने की जरूरत क्या थी? रामदेव साधु आदमी है, 1,000 रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए था। 1 लाख रुपए तो कितनी बड़ी रकम हो जाएगी ना अरबों खरबों की जो कंपनी चलाता है उसके लिए। क्या इतने बड़े फैसले की या इस राम राज्य वाले न्याय की किसी ने कल्पना भी की थी? आप सोच के देखिए, ऐसा मामूली जुर्माना क्या खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली अरबों खरबों की कंपनियों को रोक पाएगा? 1 लाख रुपए का आप जुर्माना लगा रहे हैं। 1 लाख रुपए तो पतंजलि जैसी कंपनी 1 घंटे में कमा लेती होगी, उससे कम समय में कमा लेती होगी। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़े इतने गंभीर मामले में जुर्माना करोड़ों में होना चाहिए था। इसके अलावा उस प्रोडक्ट को अस्थायी रूप से उसकी बिक्री, उसका प्रोडक्शन, सब कुछ बंद करना चाहिए था। खैर, ये मैंने आपको फैसले की बात बता दी। अब आइए असली सवाल पे आते हैं कि जब पतंजलि गाय के घी बेचने का दावा कर रही है, तो लैब में वो घी फेल क्यों हो जा रहा है? देखिए, कंपनी दावा ये करती है कि वो शुद्ध देसी गाय का घी बेचती है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में घी का उत्पादन करने के लिए कम से कम लाखों देसी गायों का डेयरी यूनिट भी चाहिए होगा। लेकिन पतंजलि के पास इतने बड़ी मात्रा में या इतने बड़े स्तर पे कोई देसी गायों की डेयरी हो, इसका कोई पुख्ता प्रमाण हमें तो आज तक नहीं मिला। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि कंपनी संभवतः जो लो क्वालिटी का घी होता है या फिर वेजिटेबल ऑयल और पॉम ऑयल जैसे अन्य सस्ते तेलों को मिला के गाय के घी के रूप में बेच रही है और मुनाफा कमा रही है। अगर हम घी के मानकों को देखें तो उसमें मेनली फिल्टर प्रेस रेसिड्यू, फ्री फैट एसिड और फैट इंडेक्स का सही अनुपात देखा जाता है,
जब ये अनुपात बिगड़ता है तो इससे क्लियर होता है कि या तो घी में प्योरिटी की कमी है या तो इसमें कुछ एडिशनल सब्सटेंस मिलाया गया है। और मिलावट मिलावट भारतीय समाज में एक बड़ा अभिशाप है, और जब इसको आस्था के नाम पे बेचा जाता है तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और पतंजलि विवादों के लिए कोई नई कंपनी नहीं है। इस घी वाले मामले से भी पहले कई सालों में इसके कई महत्वपूर्ण उत्पाद सरकारी जांच में फेल हो चुके हैं। 2017 में हरिद्वार की लैब में पतंजलि के लगभग 40% उत्पाद, जिसमें दिव्य आंवला रस और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां भी शामिल हैं, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के निकले थे। इसके चलते सेना की कैंटीन में इनके उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। अब ये भी अपने आप में बहुत बड़ी आयरनी है कि आप सेना की कैंटीन में बिकने लायक उसको नहीं समझते हैं, लेकिन मार्केट में आप उसे बेच रहे हैं धड़ल्ले से। कायदे से तो सरकार को उसको हर जगह से बैन कर देना चाहिए था, ताकि सभी कंपनियों को ये मैसेज जाए कि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का या मिलावटी सामान ना बेचें। इस तरीके से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाना, केवल सेना की कैंटीन में बैन करना और मार्केट में बिकने देना, और भी जो कंपनियां हैं उनका हौसला बढ़ाता है कि वो भी मिलावटी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। 2020 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि पतंजलि समेत कई बड़े ब्रांड्स का शहद वास्तव में चीनी का गाढ़ा सिरप था, जिसे शहद बताकर मार्केट में बेचा जा रहा था। और मैं आपको मामले गिनाते जाऊंगा, इनके पतंजलि के मामले खत्म होने वाले नहीं है। उत्तराखंड में ही पतंजलि की सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर समेत 3 लोगों को 6 महीने की सजा और जुर्माना भी सुनाया था। उसके बाद भी ये लोग सुधरे नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब तक गिरेबान बाबा जी की नहीं पकड़ी जाएगी, सुधार होने की कोई चांस नहीं है। उसके बाद भी उत्तराखंड सरकार ने दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 14 प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्शन के लाइसेंस को रद्द किया था, क्योंकि वे भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आते थे। 2025 की बात करें, बाबा के लाल मिर्च पाउडर में पेस्टिसाइड रेसिड्यू पाए गए थे, यानी बाबा जी लाल मिर्च में पेस्टिसाइड मिला के बेच रहे थे, जो सीधे सीधे आप सोचो आपके शरीर के अंदर पेस्टिसाइड जा रहा है। इसके बाद कंपनी को 4 टन का बैच जो इनके मिर्च का था, उसको मार्केट से वापस लेने का आदेश दिया गया। आपको इतने सारे उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन घटनाओं को कनेक्ट करके देखो, और डॉट्स को कनेक्ट करने से आपको पता चलेगा कि बिटवीन द लाइन क्या है। ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जिसका निपटारा बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन हर बार पब्लिक की प्रोडक्ट क्वालिटी से समझौता किया जाता है। आप अगर अमेरिका और यूरोप में देखो ना, तो अगर कोई बड़ी कंपनी, बड़ी खाद्य कंपनी बार बार खाद्य के जो सुरक्षा नियम है उनका उल्लंघन करती है, तो ना केवल उन पे करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगता है, ऐसे 1 लाख का जुर्माना नहीं लगता। अक्सर जो उनका सीईओ है, उनका जो मालिक है, उसको इस्तीफा देना पड़ता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। पर यहाँ पे बाबा जी शान से घूम रहे हैं। भारत में कंपनियां धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, स्वदेशी भावनाओं के नाम पे खुद को जवाबदेही से तो बचा लेती हैं, और इसमें उनका साथ मीडिया भी देता है, क्योंकि उनको विज्ञापन चाहिए, नेताओं को वोट चाहिए, और जिनका वोट चाहिए, जिनको ये विज्ञापन दिखाना है, उन्हीं के हेल्थ से, उन्हीं की वेलबींग से समझौता किया जाता है। बाबा रामदेव जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के उत्पादों के साथ समस्या ये होती है कि यहाँ पे ग्राहक वैज्ञानिक जांच नहीं सोचता, इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखता ही नहीं है। इसमें भावनात्मक पहलू, भावनात्मक विश्वास डाला जाता है। यही विश्वास दरअसल रामदेव की या उनकी कंपनी की बड़ी मार्केटिंग कैपिटल भी है। इस पूंजी का उपयोग करके मुनाफा कमाना और फिर फूड क्वालिटी से समझौता होने देना, ये हमारी सरकार की एक नैतिक विफलता है। हमें इन भावनात्मक पहलुओं से ऊपर उठ के ये चीज देखना होगा। एक और रामदेव योग गुरु बनते हैं, धर्म की बातें करते हैं, स्वास्थ्य और आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, तो दूसरी ओर वो एक सफल व्यापारी भी हैं। इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर हजारों करोड़ों का है, और हर साल इनके कई सारे प्रोडक्ट, एक नहीं कई सारे प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाए जाते हैं, जिनकी कायदे से तो बिक्री ही नहीं होनी चाहिए। और रामदेव को केवल आप धार्मिक फिगर के रूप में मत देखिए, धर्म से भी हटके आप उनको देखो तो दिन भर आदमी योगा करा रहा है। स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा उपदेश अगर देश में कोई देता है तो वो रामदेव ही है, और वही आदमी सबसे ज्यादा मिलावट के प्रोडक्ट बेचने के लिए अदालतों में कभी जुर्माना भर रहा है, कभी माफी मांग रहा है। देखिए, जब तक बाबा जी योग सिखा रहे थे तब तक तो वो संत थे, लेकिन जब आप मैगी से लेके मंजन तक, घी से लेके शहद तक सब कुछ बेच रहे हो, तो कम से कम आपको कॉर्पोरेट मानकों का, क्वालिटी के स्टैंडर्ड का पालन करना चाहिए। दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि सेहत का सौदा किसी ब्रांड या किसी धर्म के नाम पे हमें नहीं करना चाहिए। खरीदारी करते समय पैकेजिंग, विज्ञापन या उसके पीछे जो भावनात्मक अपील है उस पे ध्यान देने की बजाय प्रोडक्ट की जो एक्चुअल क्वालिटी है हमें उस पे ध्यान देना चाहिए, और जो रियल में वोकल फॉर लोकल होता है ना, उस पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि जितना संभव हो दूध, घी, मसाले, अनाज जैसी जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं, उनको हम सीधे किसानों से या स्थानीय डेयरी या किसी विश्वसनीय छोटे विक्रेता से ही खरीदें। तो यहाँ पे मिलावट के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, जो किसान है, गरीब है, उसको सही दाम भी मिल जाता है। वरना ये बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने छोटे छोटे पैकेजेस में कितने बड़े बड़े कांड कर देती हैं, ये हमें और आपको कोई भी बड़ा बड़ा मीडिया हाउस नहीं बताएगा। तो आप इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया पे शेयर करें। उपभोक्ता जब जागरूक होगा तभी ऐसी कंपनियों पे लगाम लग सकता है। ना कोर्ट से कैसे बचना है, सरकार को कैसे हैंडल करना है, ये तो बाबा जी को या और जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनको पता है। खैर, आप अपनी भी राय लिखिए, आपको क्या लगता है, इससे हम अपनी जो रोज की खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारी फूड क्वालिटी है, उसको बेहतर कर सकते हैं।